हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग, नर्सिंग होता क्या है, नर्सिंग फाउंडेशन क्या होता है। सेकंड लेक्चर में बात किया था कि कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग क्या होता है ना, नर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ, जिसमें बताया था मैंने कि एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रैक्टिस क्या होती है, आर्ट ऑफ नर्सिंग क्या होता है ना, कॉम्पिटेंस क्या होता है। आगे हमने पढ़ा था फिर कि स्कोप ऑफ नर्सिंग क्या होता है, क्या क्या स्कोप नर्सिंग फील्ड के हैं और क्या क्या इस प्रोफेशन के स्कोप है, जिसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और आज के जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं मुकेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं इस इंटेंस फोकस एकेडमी के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ जुड़े और एक बार फिर से नर्सिंग के कॉन्सेप्ट को दोहराएं और अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एथिक्स। क्या है? एथिक्स। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है एथिक्स। बेसिकली सबसे बड़ी बात होती है कि एथिक्स होता क्या है ना, एथिक्स होता क्या है। तो एथिक्स जो होते हैं हमारे मोरल वैल्यूज होते हैं ना, मोरल वैल्यूज जो किसी भी प्रोफेशन को गवर्न करते हैं ना, किसी प्रोफेशन को चलाने के लिए जो मोरल वैल्यूज होते हैं वो हमारे एथिक्स कहते हैं। तो एथिक्स के बारे में जानेंगे, तो डेफिनेशन लिखेंगे एथिक्स को, और एथिक्स की डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको कि एथिक्स होते क्या है ना। तो कहते हैं कि एथिक्स आर द रूल्स, है ना, आर द रूल्स और प्रिंसिपल्स, है ना, वैल्यूज आर द रूल्स और प्रिंसिपल्स that govern right contact, that govern right contact, है ना। एथिक्स आर द रूल्स और प्रिंसिपल्स दैट गवर्न राइट कॉन्टैक्ट, है ना, कि क्या सही है प्रोफेशन के लिए और क्या हमारे वैल्यूज होने चाहिए प्रोफेशन के, उसके बारे में एथिक्स हमें बताता है। और जो बेसिकली एथिक्स जो होते हैं मोरल वैल्यूज जो हम बांध के रखते हैं ना, कि हमें इस प्रोफेशन में कैसे बर्ताव करना है, कैसे बिहेव करना है, पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, या हमारे कोवर्कर है उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उनके राइट्स क्या है ना, और किसके राइट्स क्या है, इस बारे में ही बातचीत करेंगे। आगे तो देखेंगे कि हमारे जो कोवर्कर्स हो गए, जो हमारे पेशेंट है, उनके बारे में हमारी एथिक्स क्या कहती है ना। तो एथिक्स जो थी, एथिक्स बारे में बात करेंगे। तो जो एथिक्स होती है वो क्यों डिजाइन की है ना, कहते हैं डिजाइन, एथिक्स was designed to protect rights of human beings, rights of human beings। बाहर से आ रही आवाजों को नजरअंदाज करेंगे और देखेंगे कि एथिक्स आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग से क्या राइट्स है और क्या नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो इसमें जो आगे बढ़ेंगे तो उसमें आता है कोड ऑफ एथिक्स, है ना, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स की जब बात आएगी तो कोड ऑफ एथिक्स को हमारी जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज है ना, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने 1973 में अडॉप्ट किया था इसे, है ना, 1973 में अडॉप्ट किया था कोड ऑफ एथिक्स को, कि किसी पार्टिकुलर नर्सिंग के प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ एथिक्स जो थे, एथिक्स नॉट एथिक्स, वो क्या क्या होने चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, हमारा क्या बिहेवियर, हमारे क्या मोरल वैल्यूज होने चाहिए हमारे पेशेंट को लेकर, हमारे पार्टिकुलर कोवर्कर को लेकर, या हमारे किसी प्रोफेशन को लेकर, हमारी सोसाइटी एज ए होल, है ना, सोसाइटी एज ए होल के लिए क्या क्या हमारे मोरल वैल्यूज होने चाहिए, उसके बारे में जो एथिक्स थी वो नर्सेज के लिए, जो नर्सिंग कम्युनिटी थी उसके लिए 1973 में लिया गया था। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं कभी कभी कि जो हमारी जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज है उन्होंने 19 कब किस ईयर में जो कोड ऑफ एथिक्स को अडॉप्ट किया था। तो ये चीजें एज कम्पिटिटिव व्यू ऑफ पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप इस डेट को याद कर सकते हैं, इस ईयर को याद कर सकते हैं कि 1973 में जो कोड ऑफ एथिक्स थे उसे अडॉप्ट किया था किसने, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने, है ना, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने। तो
तो आगे बढ़ते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स कहते क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि कोड ऑफ एथिक्स आर डिजाइंड, है ना, द कोड ऑफ एथिक्स आर डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, यहां लिख लेंगे, है ना, एथिक्स के बाद कोड ऑफ एथिक्स, है ना। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कोड ऑफ एथिक्स के बारे में कि कोड ऑफ एथिक्स विल स्टेट, है ना, ये जाहिर करेगा, ये बताएगा, विल स्टेट व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट इज एक्सपेक्टेड, कैसा बिहेवियर, है ना, किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाएगा फ्रॉम इट्स मेंबर्स towards those whom they serving, है ना, whom they are serving, या they serving, है ना, they are serving, whom they are serving, कोवर्कर्स के साथ भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेशेंट के साथ ही आपको अपना एथिक्स और मोरल वैल्यूज को मेंटेन करना है, ये बहुत जरूरी है कि कोवर्कर्स के साथ भी कोऑपरेट करना है, उनके कामों को अप्रिशिएट करना है, उनके साथ भी मोरल वैल्यूज को मेंटेन करके रखना है। From its members towards those whom they are serving, with co-workers towards their profession and towards their प्रोफेशन के एथिक्स क्या है उसके बारे में भी जरूर बातें चलती हैं, है ना, बातें होती हैं और होनी भी चाहिए कि प्रोफेशन जो हमारा है, जो हमारा प्रोफेशन है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। नर्सिंग जो प्रोफेशन है बहुत नोबल प्रोफेशन है, और बहुत जाहिर सी बात है, बहुत जरूरी बात है कि हमारे प्रोफेशन को लेके क्या एथिक्स होने चाहिए, इन चीजों को क्लेरिफाई किया जाए पहले ही। तो बहुत जरूरी चीज है कि आप अगर किसी प्रोफेशन में जा रहे हो तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपके प्रोफेशन के लिए क्या क्या एथिक्स जो बनाई गई है, क्या क्या मोरल वैल्यूज बनाए गए हैं, आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे बिहेव करना है, क्या करोगे आप तो आपके जो पार्टिकुलर जो आपका प्रोफेशन है उसका स्टैंडर्ड रेज होगा ना, नर्सिंग प्रोफेशन का स्टैंडर्ड रेज होगा। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे जो हमारा प्रोफेशन हो उसका जो स्टैंडर्ड हो वो डाउन हो जाए, डाउनफॉल स्टैंडर्ड का। हम हमेशा क्या करते हैं, उस दिशा में काम करते हैं जिससे हमारे प्रोफेशन का जो स्टैंडर्ड है वो रेज हो जाता है। तो देखेंगे टुवर्ड्स देयर प्रोफेशन एंड द सोसाइटी एज ए होल, है ना, द सोसाइटी एज ए होल। ओके, तो ये कोड ऑफ एथिक्स बताती हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो पहले मैंने बताया आपको एथिक्स के बारे में, तो एथिक्स आर द रूल्स और द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न राइट कांटेक्ट, है ना, क्या सही है, राइट कांटेक्ट मतलब यहाँ क्या सही है, उस चीज को गवर्न करने का काम एथिक्स का होना है कि पेशेंट के साथ आपको कैसे ट्रीट करना है, पेशेंट की केयर में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कोवर्कर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, उनके साथ राइट तरीके से, है ना, सही तरीके से बिहेवियर या बर्ताव क्या होना चाहिए, क्या उनका प्रोसीजर होना चाहिए सही तरीके से, क्या आपके एथिक्स उसको डिफाइन करते हैं, वो पार्टिकुलर रूल्स और प्रिंसिपल्स को जो होते हैं, जो डिफाइन करते हैं, वो हमारे एथिक्स होते हैं। उसके बाद जो बात करेंगे, कहता है कि एथिक्स, जो कोड ऑफ एथिक्स थी वो क्यों बनाई गई थी। द कोड ऑफ एथिक्स आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, है ना, कोड ऑफ एथिक्स इसलिए बनाया गया था ताकि जो ह्यूमन बीइंग्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। द नेक्स्ट वन इज द कोड ऑफ एथिक्स, है ना, कोड ऑफ एथिक्स स्टेट करेगा, बताएगा कि व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स मेंबर, किसी भी प्रोफेशन के मेंबर से किस तरह का जो हमारा कंडक्ट है, जो हमारा बिहेवियर है वो एक्सपेक्ट किया जाएगा टुवर्ड्स इट्स पेशेंट, है ना, जिसको वो सर्व कर रहे हैं, जिसे टुवर्ड्स होम दे आर सर्विंग, या फिर टुवर्ड्स देयर कोवर्कर्स, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, या फिर हमारे प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, एज ए सोसाइटी एंड सोसाइटी एज ए होल, और जिस सोसाइटी के लिए, पूरी सोसाइटी को लेके चल रहे हैं, उनके लिए हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, हमारा मोरल वैल्यूज क्या कहते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में जो अगला जो स्टेटमेंट है, जो पॉइंट है, उसको लिखते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं, चाहिए तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके बारे में, ये मोटी मोटी बात है ना। मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं, है ना, पहले लिख लेता हूं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि कोड ऑफ एथिक्स provides
प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है ना, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग एक्टिविटीज which protects the patient and nurse. ठीक है, तो मोटा जो बात है एथिक्स, मोटी मोटी जो कोड ऑफ एथिक्स की बात है कि वैसे एक्टिविटीज ठीक है प्रोवाइड करेगी प्रोफेशनल नर्सिंग स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए, उन नर्सिंग एक्टिविटीज के लिए जो प्रोटेक्ट करेगा किसको, पेशेंट को भी और नर्स को भी। वैसी चीजें परफॉर्म करनी है, वैसा अगर प्रोसीजर कर रहे हैं हम कोई पार्टिकुलर अपने हॉस्पिटल में या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पार्टिकुलर प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वो सारे प्रोसीजर को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेज करता है ना, एथिक्स जो होता है वो रेज करता है उस प्रोसीजर के लिए। जो प्रोसीजर करता है वो जो प्रोसीजर डिफाइन करेगा कि आपका प्रोफेशन कितना ऊंचा, कितना नोबेल और कितना अच्छा है, अगर आपके मोरल वैल्यूज अच्छे हैं। कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, अगर आपके तरीकों, आपके जो एथिक्स है, आपके जो मोरल वैल्यूज हैं, अगर वो अच्छे हैं, रहने के तौर तरीके, काम करने के तौर तरीके, जिसे हम एथिक्स कहते हैं ना, काम करने के तौर तरीके आपके अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जो प्रोफेशन होगा वो राइज करेगा, वो आगे बढ़ेगा और उसका स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहेगा। जो प्रोफेशन है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स है वो क्या क्या करता है, प्रोवाइड्स प्रोफेशनल स्टैंडर्ड for nursing activities which protects the patient and nurse, designed to protect rights of human beings. Code of ethics जो है स्टेट करेगा किस तरह का कंडक्ट आपको करना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से, है ना। किसी भी नर्स के लिए या नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, कोई भी नर्सिंग प्रोफेशनल हो, उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो देखेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि नर्सिंग है ना, नर्सिंग responsibilities nursing responsibility of the nurses है ना, are a fourfold है ना। मैं दोहराऊंगा, अगर पीछे कोई आवाज आ रही है तो मैं चाहूंगा कि आप उसे इग्नोर करें, है ना, और कंसंट्रेट करें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्सेज आर ऑफ फोरफोल्ड। द फर्स्ट वन इज टू प्रमोट हेल्थ, है ना, टू प्रमोट हेल्थ। द सेकेंड वन, देखो यार, तो बेसिकली फर्स्ट वन की पहले बात कर ही लेता है कि जो पहला काम क्या रहता है किसी भी नर्सिंग प्रोफेशन का, कि हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमारे पास, वो होती है कि टू प्रमोट हेल्थ, है ना, हेल्थ को प्रमोट करना किसी भी तरीके से, हमारा अनैतिक नहीं, मैंने कहा कि अनएथिकल तरीके से नहीं, यूजिंग एथिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें हेल्थ को प्रमोट करना है। ऐसा ना हो कि हम हेल्थ को प्रमोट तो कर रहे हैं बट अनएथिकल तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कभी भी हेल्थ को प्रमोट करना है एथिक्स का यूज करते हुए, है ना। ऐसा ना हो कोई भी आप इंजेक्शन आपने दे दिया, पार्टिकुलर मेडिकेशन दे दिया जिससे पेशेंट को दिक्कत, लॉन्ग टर्म में दिक्कत होगी, है ना। एक्यूट शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होगा, पेशेंट हील तो कर जाएगा बट इन लॉन्ग टर्म देखिए कि वो जो पेशेंट है वो पार्टिकुलर इलनेस या किसी अदर साइड इफेक्ट जो मेडिकेशन का उससे वो सफर करेगा। तो दैट इज अनएथिकल वे। मैंने पेशेंट को बताया नहीं और मैंने कोई प्रोसीजर कर दिया, मैंने पेशेंट को इसके बारे में कोई पार्टिकुलर मेडिकेशन के बारे में नहीं बताया और मैंने वो प्रोसीजर कर दिया, वो मेडिकेशन दे दिया और बाद में पेशेंट, अभी तो जो करंट सिचुएशन थी पेशेंट वो तुरंत ठीक हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या हुआ, शॉर्ट टाइम के लिए पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में देखा तो पेशेंट को मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स हुए और पेशेंट एक नई बीमारी से सफर कर गया। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा हेल्थ को प्रमोट करने का तरीका वो एथिकल होना चाहिए, है ना, एथिक्स को ध्यान में रखते हुए। तो टू प्रमोट हेल्थ, है ना, यूजिंग
एथिकल प्रिंसिपल्स, इसके बारे में बात करेंगे भाई, है ना। एथिकल प्रिंसिपल्स, देखो दोस्तों इसके बारे में हमेशा आगे में बात होती है, जब भी एथिक्स की बात आती है तो हमेशा जो भी जहां भी अपने पढ़ना है तो इस चीज को ध्यान रखना है कि एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात रहेगा ना। एथिकल प्रिंसिपल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक एथिकल प्रिंसिपल का ही होगा कुछ देर बाद। तो जो फर्स्ट है टू प्रमोट हेल्थ यूजिंग एथिकल प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट टू प्रिवेंट इलनेस, है ना, टू प्रिवेंट इलनेस। देखो दोस्तों जब भी इलनेस को प्रिवेंट करने की बारी आएगी तो हम एक वर्ड आता है प्रोफाइलैक्सिस, है ना। कोई डिजीज मुझे सस्पेक्टेड है, मुझे ऐसा डाउट है, मुझे ऐसे लग रहे हैं कि सिम्टम्स आ रहे हैं पार्टिकुलर डिजीज के, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोफाइलैक्सिस करता हूँ। मैं उसके पहले होने वाले प्रिकॉशंस लेने की कोशिश करता हूँ कि वो डिजीज हमसे ना हो, है ना। कभी कभी लगता है हमें कि फीवर हो रहा है तो उससे पहले ही हम क्या करते हैं, हम रेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हम पानी पीते हैं ना, एडेक्वेट न्यूट्रिशन लेते हैं, ऑस्मोटिक फ्लूइड बैलेंस कर लेते हैं ना, पहले ही पानी पी लेते हैं, जो हमारी बॉडी में जो है पानी की जो शॉर्टेज हो वो ना हो, जो हमारे पास फ्लूइड की जो कमी हो वो हम पूरी कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं। तो टू प्रिवेंट इलनेसेस से पहला एक वर्ड जो आएगा प्रोफाइलैक्सिस, है ना। प्रोफाइलैक्सिस को जो कहते हैं इसका मतलब होता है प्रिकॉशंस टेकन बिफोर इलनेस, है ना, टेकन बिफोर इलनेस। कोई भी डिजीज हो रही है उससे पहले हमने प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक कोविड, है ना। कोविड की बात करेंगे तो कोविड में क्या था, हमें पता चला कि ये बीमारी कंटेजियस है, ये बीमारी कम्युनिकेबल है, तो हमने क्या किया प्रोफिलैक्सिस किया पार्टिकुलर उस चीज के लिए, हमने मास्क पहनना शुरू किया, हमने हाथों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया, जो कि बेसिक बात है ना, बेसिक बात है। कभी कोई चीज अगर आप छू रहे हो, कोई भी अगर कंटेमिनेटेड चीजों को छू रहे हो, कोई भी चीज आप गंदी डर्ट लगी हुई जगह पर छू रहे हो, तो आप कोशिश करो कि हमेशा सैनिटाइज करें हाथों को धो कर रखें, आइदर किसी डिसइंफेक्टेंट से करें या फिर किसी एंटीसेप्टिक होता है ना डिटॉल वगैरह उनसे करें। तो प्रोफाइलैक्सिस उसी को कहते हैं कि इलनेस से बचना, है ना, प्रिकॉशन लेते हुए। कोई कम्युनिटी में सपोज कोई जो कंटेजियस डिजीज है वो फैल रही है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रोफाइलैक्सिस करते हैं, हम उस चीज से बचने की कोशिश करते हैं, जो पहले जो प्रिकॉशंस है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। द नेक्स्ट वन, टू रिकवर हेल्थ, है ना। अब देखो बच्चों, अब क्या कर लिया, पहले हमने हेल्थ को प्रमोट करने की कोशिश की, एथिकल प्रिंसिपल्स का यूज किया कि हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं। कोई पर्सन हेल्दी है उसे और अच्छी बात होता है कि आप हैंड वॉश करो, आप हाइजीन मेंटेन करो, आप न्यूट्रिशियस फूड खाओ, आप अगर कमी हो रही है तो आप सप्लीमेंट्स लो। अगर किसी पार्टिकुलर, कभी कभी होता है कि बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उन्हें, है ना, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है, मेस का खाना रहता है वैसा जिससे हमें न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाएगा, तो हम क्या करते हैं, उसके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कहते हैं आप सप्लीमेंट ले सकते हो, है ना। हमेशा नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है, प्रोटीन की कमी नहीं हो पाती, तो हम कहते हैं ना कि प्रोटीन से आप ले लो, प्रोटीन डाइट ले लो, प्रोटीन एक्स जो आता है, या कोई भी पार्टिकुलर सपोज कोई भी सप्लीमेंट आता हो, या फिर कहते हैं कि मिनरल्स की कमी हो रही है तो आप मिनरल वाले सप्लीमेंट ले लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते हैं। द नेक्स्ट वन, हमने हेल्थ को प्रमोट करने की बहुत कोशिश की। द नेक्स्ट वन, टू प्रिवेंट इलनेस। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें पार्टिकुलर डिजीज हो ही जाती है ना, होने वाली है, तो इलनेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोफाइलैक्सिस करना शुरू कर देते हैं, है ना। प्रोफाइलैक्सिस में क्या क्या करते हैं, हम हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, अगर हमें लगता है कि फीवर आने वाला है तो हम रेस्ट करने लगते हैं, है ना। पहले से करते हैं, हम लग रहा है मुझे फीवर आएगा मैं रेस्ट करूंगा, हम सो जाते हैं, कभी कोशिश करते हैं हम सो जाते हैं, या फिर हमें लगता है कि हमें फीवर आने वाला है तो हम अपना फ्लूइड बैलेंस करने लगते हैं, हम पानी पीते हैं, ज्यादा एडेक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पीते हैं, हमेशा पीना भी चाहिए, इस चीज से बचे कि एडेक्वेट अमाउंट ऑफ पानी हमेशा पीते रहें, ताकि जो बीमारी है वो उसमें जो हमारा जो कोई भी डिजीज होती है उसमें जो हमारा डैमेज हो वो उसका स्तर कम हो, उसका लेवल कम हो। द नेक्स्ट है टू रिकवर हेल्थ, है ना। अगर फिर भी हमने हेल्थ को प्रमोट किया, इलनेस से रिकवर प्रिवेंट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इलनेस हो ही जाए, तो उस केस में जो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, टू रिकवर हेल्थ, है ना। अब जब हमें डिजीज हो चुकी है, हम इलनेस से नहीं बच पाए हैं, तो हमने क्या करना है, टू रिकवर हेल्थ। अब हमें उस स्टेज में जाना है जहां हम पहले जैसे थे, ठीक है, जैसे हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल था या हेल्दी पोजीशन थी, हेल्दी कंडीशन थी हमारी बॉडी की। तो रिकवर हेल्थ कैसे करेंगे, यूजिंग सफिशिएंट मेथड्स, है ना, यूजिंग सफिशिएंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, है ना, ट्रीटमेंट या ट्रीटिंग कह सकते हैं,
ट्रीटमेंट, मेडिकेशन जो हमें डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए हैं वो मेडिकेशन लेते हैं, या और कोई मेथड्स होते हैं जो भी मेथड्स होते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। जस्ट लाइक अगर फीवर होता है तो हम कहते हैं ना टेपिड स्पॉन्जिंग करते हैं, जो बच्चे जानते होंगे टेपिड स्पॉन्जिंग के बारे में, कि हम स्पॉन्ज लेके जो सिर पे पूरी बॉडी करना चाहिए। हालांकि हम फीवर में क्या करते हैं, हम सिर्फ इस हेड को कवर करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पूरी बॉडी को है ना कोल्ड वाटर से जब भी हमारे क्लोथ होते हैं उसको स्क्रैच करके वापस जब सेकते हैं तो कोशिश करें कि पूरी बॉडी को सेके, है ना, उससे फीवर जल्दी उतरता है। तो हम क्या करते हैं, सफिशिएंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट यूज करते हैं ताकि जो हमारी हेल्थ हो वो रिकवर हो जाए, जो पिछले कंडीशन में थी जिसे हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं वहां जाए, फिर हम हेल्थ को प्रमोट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है वो कहता है टू एलिविएट सफरिंग, है ना, ये लास्ट पॉइंट है फोर फोल्ड में कि टू एलिविएट सफरिंग। ध्यान रखिए बच्चों, हमने हेल्थ प्रमोट किया, हमने इलनेस से बचने की कोशिश की, फिर भी इलनेस अगर हो जाती है, फिर कोई डिजीज हो जाती है, फिर उस डिजीज से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। उस दौरान जो चौथा प्रोसेस होता है कि जब पेशेंट होता है वो पार्टिकुलर किसी डिजीज से अगर सफर कर रहा है तो उसकी सफरिंग को एलिविएट करना, एलिविएट मतलब कम करना, है ना, आराम देना। उसकी सफरिंग को क्या करना है, आराम कम करना है, जिस तरीके से भी कम कर सके, है ना, कम करना, है ना, कम करना कहते हैं, या आराम देना सफरिंग से, है ना, आराम देना, इस पार्टिकुलर बीमारी से आराम देना, सफरिंग से बचने के लिए कोशिश करना कि हम उस सफरिंग से उस पेशेंट को कम से कम उसको सफर करें और जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, ताकि जो उसकी हेल्दी स्टेटस है वो मेंटेन हो सके और जल्द से जल्द वो अपना काम अपनी डेली डे टू डे लाइफ में कंटिन्यू और कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिसके बारे में भी हम बात कर सके। जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी चार जो नर्सेस के फोर फोल्ड होने चाहिए, तो पहला मैंने आपको क्या बताया, टू प्रमोट हेल्थ यूजिंग एथिकल प्रिंसिपल्स, टू प्रिवेंट इलनेस जिसमें हम प्रोफाइलेक्सिस का यूज करते हैं, जिसमें प्रिकॉशंस लेते हैं बिफोर इलनेस के, टू रिकवर हेल्थ, फिर भी हमें अगर कोई डिजीज हो जाती है तो उससे बचने के लिए क्या करना है, सफिशिएंट मेथड करना है ट्रीटमेंट के यूज, ठीक है, जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन वगैरह होती है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो फोर्थ है कि अब जो हमें डिजीज हो चुकी है, हम सफर कर रहे हैं, तो सफरिंग को कम करने के लिए, है ना, नर्सेस को क्या चाहिए, हमें उसकी सफरिंग को, पेशेंट की सफरिंग को कम करने के तरीके ढूंढने चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल हो सके, आराम की, है ना, सफरिंग जो हो रही है उससे थोड़ा आराम मिल सके और आगे जो है जल्दी रिकवर होकर वो अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। तो अब आगे देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में ना। मैंने आपको बताया कोड ऑफ एथिक्स किसके लिए होती है, पेशेंट को लेकर क्या बिहेवियर करना है ना, सोसाइटी को लेकर क्या बिहेवियर करना है, कैसे प्रोफेशन को लेकर कोड ऑफ एथिक्स क्या क्या बनाई गई हैं। लोगों के लिए क्या बनाया गया कोड ऑफ एथिक्स, तो चलिए देखते हैं। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, जिसमें हमारा आता है कोड ऑफ एथिक्स जो बनते हैं नर्सेस एंड पीपल, है ना। नर्सेस का पीपल को लेकर क्या कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, है ना। जो नर्सेज होती हैं उनको लोगों के लेकर क्या, आम जन में होती हैं, आम जन में लोगों के लेकर क्या हमारी कोड ऑफ एथिक्स होनी चाहिए, उन्हें कैसे कंडक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या कंडक्शन रहना चाहिए बिहेवियर का, वो चीजें, ठीक है। अगला जो है हमारे साथ है जो पॉइंट है नर्सेज एंड प्रैक्टिस, है ना। नर्सेस को अपने प्रैक्टिस को लेके क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, क्या कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, उनकी मोरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए अपने प्रैक्टिस को लेकर, उन चीजों के बारे में इस पार्टिकुलर कोड ऑफ एथिक्स बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है नर्सेस एंड सोसाइटी, नर्सेस एंड सोसाइटी, है ना। अगला जो पॉइंट है कि सोसाइटी को लेकर नर्सेस के कोड ऑफ एथिक्स क्या होने चाहिए उसके बारे में। द नेक्स्ट वन इज नर्सेस एंड प्रोफेशन, है ना। नर्सेस का प्रोफेशन को लेकर कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में देखेंगे। ये लिख लेते हैं
नर्सेज एंड कोवर्कर्स, कोवर्कर्स को लेके कोड ऑफ एथिक्स क्या होने चाहिए उसके बारे में बात करें। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 5 कोड ऑफ एथिक्स। किस किस के लिए? नर्सेज एंड सोसाइटी के लिए, नर्सेज एंड पीपल के लिए, नर्सेज एंड प्रैक्टिस के लिए क्या, नर्सेज और उनकी प्रैक्टिस के लिए क्या कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, नर्सेज एंड प्रोफेशन के लिए क्या कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, नर्सेज एंड कोवर्कर्स है ना, कोवर्कर्स के लिए क्या क्या कोड एथिक्स और नर्सेज के लिए उनके रिगार्डिंग क्या क्या कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो मैंने कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताया कि किसके लिए पार्टिकुलर कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है। तो पहला जो था उसके बारे में बात करेंगे अभी, है ना। देखते हैं, नर्सेज एंड द पीपल, नर्सेज एंड द पीपल। मैंने पहले आपको बताया था कि नर्सेज और पीपल के लिए क्या कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए ना, नर्सेज का पीपल के रिगार्डिंग क्या कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। तो पहला जो कहते हैं इसमें कहता है कि promotes an environment in which, है ना, जिसमें in which values, customs, beliefs of the patient are respected, हाँ भाई देखेंगे ये पॉइंट था हमारा, है ना। दूसरा था हमारे पास जो पॉइंट, वो कहता है होल्ड इन कॉन्फिडेंस पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट। तो ये जो हमारा पहला पॉइंट था, जो हमारा पहले कोड ऑफ एथिक्स है नर्सेज और पीपल के लिए, उसमें क्या कहता है कि वैसा इन्वायरमेंट प्रमोट कीजिए जिसमें वैल्यूज, जिसमें है ना, जिसमें वैल्यूज, कस्टम, बिलीफ्स, जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनकी अवधारणा है, ठीक, किसी पेशेंट की अवधारणाएं, मान्यताएं हैं, उसका रिस्पेक्ट किया जाए। हम हमेशा ध्यान रखेंगे, हमारे एथिकल इश्यूज यही कहते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स यही कहते हैं कि वैसे, ठीक है, वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जहां उनकी मान्यताओं को, उनकी धार्मिक मान्यताओं को माना जाए, रिस्पेक्ट किया जाए, और उसके साथ उसके अंदर ऑब्जर्वेशन, है ना, उसके ऑब्जर्वेशन में होते हुए भी आप अपने प्रोसीजर को, अपने नर्सिंग प्रैक्टिस को जारी रखेंगे और कंटिन्यू रखेंगे, ताकि उसका जो पेशेंट का जो केयर है वो भी साथ में चलता रहे, और उसकी जो मान्यताएं हैं, जो बिलीफ्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो कस्टम्स हैं, है ना, उसका भी डिसरिस्पेक्ट ना हो, उसकी भी रिस्पेक्टेशन, जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहे। अगला पॉइंट इसमें कहता है, वो कहता है कि होल्ड इन कॉन्फिडेंस, है ना, आपको हमेशा उस चीज को लेके, उसको जिसके पर्सनल डाटा है, पर्सनल इन्फो, अगर कोई पेशेंट आपसे अपनी प्राइवेट चीजों को शेयर करता है, प्राइवेसी शेयर करता है, कोई पर्सनल इन्फो शेयर करता है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है? तो एज एन एथिक्स वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके जो पर्सनल इन्फो है, पेशेंट का जो पर्सनल इन्फो है, उसको कॉन्फिडेंट रखें, है ना। कॉन्फिडेंट यहाँ पे होता है मतलब छुपा के, है ना, गुप्त रखें, गुप्त रखना, है ना, प्राइवेसी रखना या छुपा के रखना, है ना, छुपा के रखना। आप उसके पर्सनल डाटा को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को छुपा के रखें। आपकी बात और पेशेंट की बात, इन्हीं दोनों के बीच बात रह जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट की बात को आप कहीं और जाके बोले, तो पेशेंट, इससे क्या होगा, पेशेंट अपना ट्रस्ट आप पे खो देगा और पेशेंट आपको वो सारी बातें नहीं बता पाएगा जो आपके प्रैक्टिस के लिए, जो नर्सिंग प्रैक्टिस या जो उसके ट्रीटमेंट के लिए जरूरी बातें होती है। कभी कभी क्या होता है कि पार्टिकुलर कोई सपोज HIV का पेशेंट आता है तो सारी बातें खोल के नहीं बता पाता है, तो जरूरी होता है कि आप उसे ट्रस्ट लें, ठीक है, ट्रस्ट में लें, भरोसा दिलाएं कि जो बातें वो आपसे कहेगा, जो किसी पार्टिकुलर नर्स से कहेगा, वो बातें कहीं भी नहीं जाएंगी और आपके और नर्स के बीच में ही रहेंगी, ताकि वो अपनी परेशानी को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सारी हुई पीछे वाली बातों को आपको सही तरीके से बता पाए और उसका ट्रीटमेंट सुचारू रूप से चल सके। तो ये हमारा पहला था कि नर्सेज एंड द पीपल के लिए क्या एथिक्स होने चाहिए, लोगों के लिए नर्सेज का जो हो रहे लोगों के रिगार्डिंग क्या एथिक्स होना चाहिए। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो कहता है नर्सेज एंड प्रैक्टिस। मैं उम्मीद करता हूँ आप लिख चुके होंगे, अगर लिखना चाह रहे हो तो, या अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसे इरेज करूंगा और आगे बढ़ते हैं।
नर्सेस एंड प्रैक्टिस, है ना। जो अगला पॉइंट है वो क्या है, नर्सेस और प्रैक्टिस। नर्सेस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस में नर्सेस को क्या क्या एथिकल इश्यूज फॉलो करने होते हैं, क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं इसमें। तो कहता है कि मेंटेनिंग, पहले इसमें पॉइंट क्या कहता है, सॉरी ब्लैक से लेता हूँ, क्या कंटेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट डार्क है, कर सके उस चीज को। नर्सेस एंड प्रैक्टिस में लिखेंगे कि मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस, है ना। आप कहीं compete करके ही जाते हो, कहीं भी आप किसी जॉब में जाओगे तो compete करके जाओगे, या कहीं भी आप रहते हो तो आपके लिए कंपटीशन डे टू डे लाइफ का हिस्सा हो चुका है। हम हमेशा जानते हैं कंपटीशन जो हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा हो चुका है। कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा 12th में गैलापागोस आइलैंड में जो बातें हुई थी, है ना। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आपको compete करना ही होगा अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने वजूद के लिए। आपको हमेशा याद रखें वहां पे compete करना ही होगा। तो पहले तो पॉइंट क्या कहता है, मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस बाय कंटिन्यूअल लर्निंग, कंटिन्यूअल लर्निंग। प्रैक्टिस के दौरान हमेशा ध्यान रखें, नर्सिंग प्रैक्टिस के दौरान आपको अपना कॉम्पिटेंस बनाना होगा, ठीक है। compete करना हो कि आप जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूअस करो, सही तरीके से करो, है ना। गैर जिम्मेदाराना तरीकों से नहीं, या जो काम करने के तौर तरीके हैं वो अनएथिकल नहीं होना चाहिए। काम करने के जो तौर तरीके होने चाहिए वो एथिक्स को फॉलो करते हुए कॉम्पिटेंस को मेंटेन रखना है, कि आप चीजों को सीख रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो, नई नई चीजें के बारे में जान रहे हो, रिसर्च हो रहे हैं उनके बारे में जान रहे हो, कॉम्पिटेंस मेंटेन करके रखते हो। तो मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस बाय कंटिन्यूअल लर्निंग। नेक्स्ट इसमें पॉइंट करता है मेंटेनिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग मेंटेनिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर कर लीजिए, ठीक है। पॉसिबल विद इन रियलिटी, है ना। ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो प्रैक्टिस है वो कॉम्पिटेंस को मेंटेन करते हुए, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग को मेंटेन करते हुए, जो नर्सिंग किया, जो हमारा हाईएस्ट स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर का, उसको मेंटेन करते हुए, और रियलिटी को ध्यान में रखते हुए। इमेजिनेशन की दुनिया से निकल के, ये नहीं कि इमेजिनेशन की दुनिया में लाकर पेशेंट को हमने रख दिया और उसे इमेजिन कराया कि आप ठीक हो जाओगे, आप ये चीजें करो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस जब भी होती है तो रियलिटी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एथिक्स समझाती है कि कभी भी पेशेंट को अंधेरे में ना रखा जाए, उसे इमेजिनेशन करके ना रखा जाए कि आप ठीक हो जाओगे। जो बातें हैं उससे साफ तौर पे बताई जाए, सही तरीके से बताई जाए, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, और आपका जो ट्रीटमेंट है उसके रिगार्डिंग चल रहा है। तो ये जो चीजें थी, 2 पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया था नर्सेज एंड पीपल के लिए, और इनमें जो 2 पॉइंट्स हैं वो है नर्सेज एंड प्रैक्टिस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा एथिक्स है, वो कहता है नर्सेज एंड सोसाइटी के लिए, नर्सेज एंड सोसाइटी के लिए। अगर किन्हीं को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके जरूर उसके आंसर कर पाऊं, है ना, जितना जल्दी हो सके उसके आंसर कर पाऊं। तो सोसाइटी के लिए नर्सेज की क्या एथिक्स होनी चाहिए, है ना, सोसाइटी के लिए क्या एथिक्स नर्सेज को होनी चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि सोसाइटी में नर्सेज का जो एथिक्स है वो ये स्टेट करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग इनिशिएटिव, है ना, टेकिंग इनिशिएटिव regarding social
ठीक है, रिगार्डिंग सोशल एंड फिजिकल कहते हैं, साइकोलॉजिकल सॉरी, सोशल एंड फिजिकल, साइकोलॉजिकल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल सोशल साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत नहीं, साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ पेशेंट, सॉरी नीड्स ऑफ पब्लिक, सोसाइटी की बात आएगी तो क्या पब्लिक। तो जो नर्सेस का जो एथिक्स है वो क्या स्टेट करता है सोसाइटी के लिए कि रिस्पॉन्सिबल होती है किससे, इनिशिएटिव लेने के लिए, क्योंकि अगर इनिशिएटिव लेने की प्रैक्टिस होगी, इनिशिएटिव ले सकते हो, तो कोई भी अगर सिचुएशन ऐसी आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है जिसमें इमरजेंसी हो जाए, और अगर आप इनिशिएटिव लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हो, कभी आपने किया ही नहीं है आज तक, और आपके एथिक्स इस चीज को गवाह ही नहीं है कि आपको ये चीजें आती भी हैं, तो कभी भी आप इनिशिएटिव नहीं ले पाओगे, और जो आप चीजें करके शायद उसकी जान बचा सकते थे आप वो नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, इनिशिएटिव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है ना, एथिक्स को ध्यान में रखते हुए। तो ये हमारे दूसरा एथिक्स का कोड ऑफ एथिक्स के लिए कि प्रैक्टिस के लिए क्या कोड ऑफ एथिक्स होनी चाहिए, और सोसाइटी के रिगार्डिंग क्या कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, और लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि आप क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसे मिटाते हैं। और जो अगला हमारे पास पॉइंट है, मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए, 3 कोड ऑफ एथिक्स बता दिए हैं। तो नेक्स्ट कोड ऑफ एथिक्स है उसमें हम डील करेंगे, जो अगला कोड ऑफ एथिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड कोड ऑफ एथिक्स, नर्सेज एंड कोवर्कर्स, है ना, कोवर्कर्स के साथ कैसा कोड ऑफ एथिक्स रहना चाहिए, उनके रिगार्डिंग क्या कोड ऑफ एथिक्स है नर्सेज के। तो नर्सेज एंड कोवर्कर्स में कहता है कि मेंटेनिंग, है ना, सॉरी मैं ब्लैक कलर यूज करता हूं, पूरा कॉन्ट्रास्ट रहेगा। मेंटेनिंग और आप कह सकते हैं सस्टेनिंग, है ना, सस्टेनिंग, मेंटेनिंग और सस्टेनिंग कोऑपरेटिव बिहेवियर, है ना, कोऑपरेट करना है ना, कोऑपरेटिव बिहेवियर विद कोवर्कर्स, है ना। बहुत जरूरी होता है कि अपने कोवर्कर्स के साथ अपना कोऑपरेटिव बिहेवियर रखें, क्योंकि अगर बिहेवियर कोऑपरेटिव नहीं हो पाएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जो पेशेंट को एटमोस्ट केयर मिलनी चाहिए, तो जरूरी है पेशेंट के लिए केयर, वो केयर हम नहीं दे पाएंगे। और जब तक कोवर्कर्स हमारा साथ नहीं देंगे, किसी भी हॉस्पिटल में जो जरूरी होता है कि कोवर्कर्स के साथ आपकी कोऑपरेशन हो, तालमेल बहुत अच्छे तरीके से चले। अगर तालमेल सही तरीके से नहीं चल पाएगा तो ध्यान रखें उसमें सबसे घाटा पेशेंट को होता है, दिक्कतें होती हैं पेशेंट को, रिकवरी जो है वो उतनी जल्दी नहीं हो पाती है जितनी जल्दी कर पाते हैं। और कभी कभी इस केस में लापरवाही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और पेशेंट वो चीजें सफर करता है जो उसे सफर करना नहीं होता है। तो कोवर्कर्स के बारे में हमने देख लिया कि कोवर्कर्स के रिगार्डिंग क्या हमारी एथिक्स होनी चाहिए, नर्सेस के क्या कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए कोवर्कर्स के रिगार्डिंग। अब जो अगला पॉइंट हमारे पास है वो कहता है, जो मैंने जो चौथा पॉइंट है ना, उसके बारे में बात करेंगे। सॉरी चौथा नहीं, पांचवा, ये दिस वाज फोर्थ वन, ये फिफ्थ वन। नर्सेस एंड प्रोफेशन, नर्सेस एंड प्रोफेशन। एक चीज और, जब कोवर्कर्स के बारे में बात करेंगे तो नर्सेस का जो काम रहता है टेकिंग appropriate action when, है ना, कब नर्सेस को appropriate action चाहिए, when the nursing care of, है ना, nursing care of an individual is endangered by others, है ना। तो ये लाइन जो कहता है वो हमेशा इस चीज को दिखाता है कि जब भी कभी भी होता है कि जब कोई फर्स्ट टाइम न्यू कमर नर्स होती है या न्यू ज्वाइनिंग नर्स होती है, तो कभी कभी कोई चीजें हमारे समझ में नहीं आती है ना। तो उस समय जो एक्सपीरियंस नर्स हो, जो सीनियर नर्स होती है, उनका काम क्या होता है कि वो एप्रोप्रिएट एक्शन लें। किसके लिए? जब किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल का, है ना, किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल का कोई नया न्यू कमर है, उसका जो नर्सिंग केयर है वो दूसरे कोवर्कर्स के साथ
इंडेंजर किया जा रहा है, मतलब उस पर बताया जा रहा है कि इन्होंने गलत किया है, इन्हें नहीं करना आ रहा है, इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो वो दूसरे जो सीनियर नर्स होगी उसका काम क्या होगा कि वो इस चीज को बताए कि एप्रोप्रिएट एक्शन है कि नहीं, ये न्यू कमर है, इसे सिखाना है, इसे ट्रेन करना है और सही तरीके से सिखाना है ताकि वो आगे चल के अच्छी एक्सपीरियंस नर्स बन सके। तो कोवर्कर्स का जो एथिक्स है वो इसलिए कि उसका मजाक नहीं उड़ाना है ना, कि उसे कुछ नहीं आता तो उसे कुछ सिखाना ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें, एज ए सीनियर आपको उसे सिखाना है, आपको उसे बताना है। आपका जूनियर है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जूनियर का काम क्या है कि अगर कुछ नहीं आता है तो आपको अपने सीनियर से जाके पूछना है कि पार्टिकुलर जो सीनियर है उनसे रिस्पेक्टफुली पूछना है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे बताइए। नेक्स्ट जो कहता है नर्सिंग एंड प्रोफेशन, है ना, जो लास्ट हमारा कोड ऑफ एथिक्स प्रोफेशन के लिए क्या है उसके बारे में बात करेंगे। नर्सेज एंड प्रोफेशन, तो इसमें बात करेंगे। इसमें कहता है कि मेंटेनिंग ए कोर नॉलेज, है ना, कोर नॉलेज, प्रोफेशन का कोर नॉलेज जाना। किसी भी प्रोफेशन के बारे में जानने के लिए हमें उसका कोर तक जाना होता है, उसके बारे में डीप डाउन होता है। सपोज हम नर्सिंग कर रहे हैं तो नर्सिंग प्रैक्टिस में छिपी हुई सारी चीजों को समझना होता है कि आपके एथिक्स क्या है, नर्सिंग एटिक्वेट्स क्या है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। नर्सिंग एटिक्वेट्स क्या है, नर्सिंग रूल्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करना है कि उसके लिए प्रोफेशन के लिए क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट है इसके बारे में लिख लेंगे कि जो कोड ऑफ एथिक्स है प्रोफेशन के लिए कि डेवलपिंग a core of professional knowledge, a core of knowledge regarding profession, core of knowledge regarding profession, ना, प्रोफेशन के रिगार्डिंग कोर ऑफ नॉलेज को डेवलप करना है। और साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है, मेंटेनिंग, अगला जो पॉइंट कहता है इसमें कोड ऑफ एथिक्स, मेंटेनिंग एंड एस्टैब्लिशिंग सोशल एक्टिविटीज, है ना, सोशल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, सोशल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करना है प्रोफेशन में। ये कोड ऑफ एथिक्स स्टेट करता है। 5 कोड ऑफ एथिक्स थे, नर्सेज एंड द पीपल, नर्सेज एंड द सोसाइटी, नर्सेज एंड द प्रैक्टिस के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, सोसाइटी के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, पीपल के रिगार्डिंग क्या आपके कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है नर्सेज को-वर्कर्स, उनके साथ आपका क्या कोड ऑफ एथिक्स रहना चाहिए, उनके रिगार्डिंग क्या कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। नर्सेज एंड प्रोफेशन को लेकर आपका क्या कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। तो हमने नर्सेज जो था पूरा कोड ऑफ एथिक्स था, जो मैंने आपको वो चार्ट बनाया था जिसमें बताया था कि जो कोड ऑफ एथिक्स है, मैंने इस तरह का चार्ट बनाया था, आपको याद हो तो, कोड ऑफ एथिक्स, है ना, कोड ऑफ एथिक्स जिसमें मैंने बताया था नर्सेज एंड पीपल, है ना, नर्सेज एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बताया था नर्सेज एंड प्रोफेशन, फिर देन सोसाइटी की बात आई थी, देन यहाँ पे कोवर्कर्स की बात आई थी, है ना। मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई, मैंने इसको समझा दिया है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर किसी को डाउट आता है तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इस बारे में मैं कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे आपके, मैं कोशिश करूंगा जितना कर सकूं उतना करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारा चैनल ग्रो कर रहा है और यहाँ नर्सिंग से रिलेटेड कंटेंट जो है वो क्वालिटी कंटेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझें इस चीज को, पार्टिकुलर सब्जेक्ट को। किसी अगर डाउट आ जाए तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं, कमेंट करें। आपके फीडबैक्स बहुत जरूरी हैं, मैं चाहूंगा कि आप फीडबैक दें, कमेंट करें, कुछ डाउट आता है तो मैंने ये बता दिया आपको कि कोड ऑफ एथिक्स क्या होने चाहिए नर्सेस के रिगार्डिंग, पीपल के और उसके। अगला कोड ऑफ एथिक्स जो है, अगला जो टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, मैंने आपको उसके बारे में बताया है एथिकल प्रिंसिपल्स, है ना, एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो पहला एथिकल प्रिंसिपल क्या कहता है, मैं ब्लू से लिख रहा हूं,
राइट टू पर्सन, है ना, राइट टू पर्सन, पर्सन के क्या राइट्स हैं, है ना, उसके राइट्स को बताना है ना, फंडामेंटल राइट्स को स्टेट करना, पेशेंट के फंडामेंटल राइट्स को स्टेट करना, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना, किसी पार्टिकुलर पेशेंट या पर्सन के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं उसके बारे में बताना। नेक्स्ट जो था वो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, है ना, उसको क्या करने की आजादी है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बताना, फ्रीडम के बारे में सभी जानते हैं। नेक्स्ट राइट टू ऑटोनॉमी, है ना, ये एथिकल प्रिंसिपल्स है जिसके बारे में आपको बता देता हूं। राइट टू ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कहते हैं कि अगर पार्टिकुलर पेशेंट एलिजिबल है, अगर एबल है कि खुद से काम कर सकता है तो उसे करने की इजाजत देनी है, ठीक है, उसे डिपेंडेंट नहीं बनाना है। अगर हमारा पेशेंट कहता है कि मैं ये चीजें खुद से कर सकता हूं, मैं बातें खुद से कर सकता हूं, मैं अपनी केयर कुछ हद तक खुद से कर सकता हूं, तो हमें कोशिश करना है कि उसे वो उसका राइट है, ऑटोनोमस है ना, उसका ऑटोनोमस है, खुद से वो चीजों को संभाल सके, वो कर सके, है ना। नेक्स्ट जो है हमारे पास है राइट टू बेनिफिशंस, है ना, बेनिफिशंस, बेनिफिशंस का मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है। बेनिफिशंस का मतलब होता है डूइंग गुड, है, कभी भी पेशेंट के रिगार्डिंग गुड करने की कोशिश करनी है। पेशेंट क्या दुनिया में कहीं भी कोशिश करें दूसरों के लिए अच्छी चीजें करें, है ना, डूइंग गुड। बेनिफिशंस कहते हैं कि अपने पेशेंट के आप कहीं भी अगर सर्विस कर रहे हो, कहीं भी सर्व कर रहे हो, तो आप कोशिश करोगे क्या कि आपका जो पार्टिकुलर पेशेंट है, आपका जो क्लाइंट है, उसके रिगार्डिंग आप अच्छी चीजें, अच्छा बर्ताव रखो, उसके लिए अच्छी चीजें करो, वो जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है, तो आपको राइट टू बेनिफिशंस रखना है ना। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ वन, राइट टू नॉन मैलेफिशंस, नॉन मैलेफिशंस, मैलेफिशंस, दैट मीन्स नॉट डूइंग एनी हार्मफुल, है ना, नॉट डूइंग एनी हार्मफुल, नॉट डूइंग एनी हार्म, हार्मफुल एक्टिविटीज या हार्म, ये नॉन मैलेफिशंस कहते हैं कि कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना। कभी कभी होता है कि पेशेंट बीमार होता है या कोई पेशेंट होता है जो ज्यादा हाइपर होते हैं, है ना, मैनिक पेशेंट होते हैं जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो हमें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना। हमें ऐसे एथिकल प्रिंसिपल कहते हैं कि पेशेंट कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, थोड़ा मैनिक हो, डिप्रेस्ड हो, हमेशा ध्यान रखें आपको उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। किसी भी कंडीशन में ऐसा कोई भी आपका प्रोसीजर है, कोई भी एक्शन नहीं रहना चाहिए जो उसे हानि पहुंचाने के लिए किया हो, जो उसे हार्म करने के लिए किया गया हो। नेक्स्ट वन है राइट टू वेरासिटी, है ना। दोस्तों वेरासिटी का मतलब क्या होता है, कोई जानता है? आइए मैं बताता हूं। राइट टू वेरासिटी मतलब होता है, वेरासिटी मतलब होता है ट्रुथ टेलिंग, है ना, सच्चाई बताना, नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज। हमेशा ध्यान रखिए अपने पेशेंट से हमेशा सच्चाई बताएं, उसे सच्चाई से अवगत कराएं कि वो क्या डिजीज, किस पार्टिकुलर डिजीज से सफर कर रहा है और उसकी क्या ट्रीटमेंट चल रही है, क्या हम उस पर फर्दर एक्शन करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग, है ना। तो वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ टेलिंग, है ना, सच्चाई बताना। नेक्स्ट है सेवेंथ, राइट टू जस्टिस, है ना, जस्टिस। देखिए दोस्तों राइट टू जस्टिस का मतलब होता है गिविंग, है ना, जस्टिस क्या होता है, न्याय, गिविंग फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, है ना, सबको एक समान ट्रीटमेंट करना, है ना। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लाचार है, कभी कोई बर्थ पेशेंट आता है या किसी तरह अदर तरह का पेशेंट आता है, उसे हीन भावना से नहीं देखना है, कभी भी उसे फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट देना है। जैसे हम बाकी लोगों को ट्रीट करते हैं, जैसे हम रिच को ट्रीट करेंगे, जैसे हम पुअर को ट्रीट करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही सभी बाकी पेशेंट्स को भी ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें राइट टू जस्टिस करेंगे। अगला जो पॉइंट हमारे पास है मैं उसे ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि एक साथ ही सारी चीज हो जाए। ठीक है, जो नेक्स्ट वन, लास्ट वन, मैं कोशिश करूंगा आप यहां समझ जाए।
राइट टू फिडेलिटी, है ना, दैट मीन्स फुलफिलिंग promises, fulfilling promises। पेशेंट से फेक प्रोमिसेस नहीं करनी है और आपने जो प्रोमिसेस किए उसे पूरा करना है। तो ये हमारे कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, तो मैं चाहूंगा अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं कि क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं, क्या चीजें करनी होती हैं और क्या चीजें नहीं करनी होती है। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, प्रोफेशनल एटिक्वेट्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि इसे आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या लिख रहे हैं तो कोई पर्सन लिख सकता है। कोई भी डाउट आता है तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका आंसर करूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका आंसर कर पाऊं, जितनी जल्दी हो सके कर पाऊंगा, है ना। तो उम्मीद है आप लिख चुके होंगे, है ना। मैं मिटाता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है और ये हमारा जो कोड ऑफ एथिक्स है वो इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा, इस पार्टिकुलर टॉपिक के साथ। तो जो लास्ट टॉपिक है जो लास्ट सब टॉपिक है इस पार्टिकुलर टॉपिक का एथिक्स का, वो है प्रोफेशनल एटिक्वेट्स। प्रोफेशनल एटिक्वेट्स, है ना, ये लास्ट टॉपिक है, इस सब टॉपिक है इस पार्टिकुलर टॉपिक का। तो प्रोफेशनल एटिक्वेट्स में पहला जो टॉपिक होता है कहता है रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, है ना, अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, कॉल देम बाय सरनेम, है ना, सॉरी नॉट कॉल देम नॉट बाय देयर सरनेम, है ना, कॉल देम नॉट बाय देयर सरनेम, है ना, नॉट बाय देयर सरनेम, although with टाइटल, है ना, सर, मैम। और भी बहुत सारे प्रोफेशनल एटिक्वेट्स हैं जो आपको याद करने होंगे, बुला तो आगे चीज देख सकते हैं, बाकी चीजों को देख लेंगे। प्रोफेशनल एटिक्वेट्स और कौन कौन से होते हैं, तो इसमें और रहेंगे अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है, आपसे जो सीनियर नर्स है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, जो डॉक्टर्स आपसे सीनियर है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। उन्हें सरनेम टाइटल से बुलाना है, ठीक है, सर कॉल करना है, मैम कॉल करना है, जो भी उनकी टाइटल्स है उनके उस रिगार्डिंग उससे कॉल करना है। साथ ही साथ अगर वो हमें कहीं दिख जाए तो कोशिश करना है उन्हें विश करना है, हमेशा विश करना है, टाइम विश करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और ग्रीट करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये प्रोफेशन के लिए हमारे जो है महत्वपूर्ण एटिक्वेट्स हैं कि हमें कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है अपने प्रोफेशन के लिए रिगार्डिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है और कोड ऑफ एथिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को पढ़ें और कोई डाउट होता है तो मुझे बताएं, मैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।